हेलो मित्रों, नमस्कार। सभी भाई बहनों को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम मोहित मोहनिया हुआ और मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, कंपटीशन का। मैं नया यूट्यूब पर आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आज क्लास लेने वाला नहीं हूँ। ये मेरे इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैंने भी कई संस्थानों में इंग्लिश का क्लास किया जब मैं खुद स्टूडेंट था, और आज भी मैं एक तरीके से अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। चूँकि 5 साल से पढ़ा रहा हूँ तो टीचर का गुण आ चुका है, लेकिन अपने आप को स्टूडेंट मानने से अच्छा ये होता है कि स्टूडेंट हर चीज़ को समझता है। इसलिए मैं एसएससी का एग्ज़ाम भी अभी देता हूँ और जिससे मुझे पैटर्न का अनुभव होता रहे कि क्या करना है। बाकी इंग्लिश का विषय है कि इंग्लिश आखिर क्या प्रॉब्लम है हम बिहारियों को, जो इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कारण 70% बिहार और यूपी के लोग रेलवे की तरफ मूव करते हैं, केवल और केवल एक ही रीज़न उनका, इंग्लिश। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्या मैथ बहुत ज़्यादा इजी है? नहीं, मैथ तो इंग्लिश से भी टफ सब्जेक्ट है। मैथ और जीके जीएस इंग्लिश से भी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, और मुझे ऐसा फील होता है कि इंग्लिश बहुत ही इजी है। तो फिर बिहारी लोग भागते क्यों हैं, बिहार और यूपी के लोग इतना भागते क्यों हैं इंग्लिश से? उसका रीज़न है कि इंग्लिश को आज तक हम लोग को अपने लैंग्वेज में नहीं बताया गया। इंग्लिश को अपने लैंग्वेज में यदि बताया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सीखने से बच पाएगा। सभी लोग सीख सकते हैं। तो मैं क्लास तो लूँगा, आज तो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन आज मैं कुछ बातें इंग्लिश का मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहले ये है कि इंग्लिश का इतिहास, और इतिहास में ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आप लोग को माध्यम से कि इंग्लिश जो है आखिर कंपटीशन में इंग्लिश क्यों पूछा जाता है और हिंदी क्यों नहीं सब जगह है। एसएससी हो, बैंकिंग हो, हिंदी नहीं है लेकिन इंग्लिश है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश तो पहली बात यह है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज बन चुका है। ये एक मास कम्युनिकेशन है। मतलब क्या है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाएं, कोई लैंग्वेज जाने या ना जाने, इंग्लिश जानने वाला आपको सब जगह मिल जाएगा। अब महाराष्ट्र में जाइएगा, मद्रासी, कुछ लोग मद्रासी बोल रहे हैं, कहीं पर मलयालम चल रहा है, कहीं पर कन्नड़, मतलब कि जो भी अपने अपने स्टेट का लैंग्वेज है सब बोल रहे हैं, जिसको जो मर्जी है वो बोल रहे हैं। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि यदि एसएससी में यदि हम लोग जाते हैं तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हम लोग बिहारी ही चले जाएं, सारे के सारे यूपी वासी हम लोग चले जाएं, तो यार सारे के सारे दिल्ली वाले एक ही ऑफिस में चले जाएं। तो उस ऑफिस में सारे स्टेट के लोग रहेंगे और सारे स्टेट के लोग अपने अपनी भाषा बोलेंगे। जैसे मेरी भाषा हिंदी है तो मैं हिंदी बोलूँगा, किसी और की भाषा कन्नड़ होगी तो वो कन्नड़ बोलेंगे। तो वो दोनों जब ऑफिस में आएंगे एक दूसरे से तो बात किस लैंग्वेज में करेंगे? तो उसका एक कॉमन लैंग्वेज रखा गया, इसलिए इंग्लिश का इतना प्रयोग किया जाता है। मतलब ये हुआ कि इंग्लिश आज के समय में एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है जिसके बिना हम लोग, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन इंग्लिश के बिना भी हम लोग का आज काम नहीं चल सकता है। दूसरी बात है कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक शासन किया है। हम पर नहीं, कई कंट्री पर, कई देशों पर अंग्रेजों ने शासन किया है। तो शायद उसका भी इफेक्ट ये पड़ा है कि लोग सब जगह गए, ब्रिटेन वासी सब जगह गए और वहाँ पर 100 साल, 200 साल, 50 साल इस तरह से जो शासन किए, तो उसका कारण है कि सब जगह वो इंग्लिश सिखा कर आए हैं। हमारा भी वही स्थिति है, हम लोग के ऊपर भी 200 साल शासन किया गया, तो उसका ही देन है कि हम लोग का भी लैंग्वेज में इंग्लिश शामिल हो चुका है। तो अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि इंग्लिश को सरल कैसे बनाया जाए, इंग्लिश आखिर पढ़ा कैसे जाए। बिहार और यूपी खास तौर पर ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश है, 2 स्टेट में। उसका रीज़न क्या है कि हमारे तो एक स्कूल की व्यवस्था जो है बहुत ही बेहतरीन है। आपको पता होगा कि बिहार का स्कूल और यूपी का स्कूल, आज से नहीं बहुत ज़माना से सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है जो आपको पता है।
तो इतने बेहतरीन स्कूल में पढ़ने के बावजूद हम लोग को इंग्लिश तो नहीं आना स्वाभाविक सी बात है। और चूँकि मैथ जो है, मैथ हम लोग को बचपन से टेबल सिखाया जाता है, चाहे हम लोग गांव में रहें या शहर में रहें, बिहार के या यूपी के, हम लोग को मैथ सिखाया जाता है। यही रीज़न है कि हम लोग मैथ में आगे चले जाते हैं लेकिन इंग्लिश में पीछे हो जाते हैं। अब उपाय क्या है कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, अचानक कंपटीशन में आए हैं और हम लोग इंग्लिश का क्लास जब ज्वाइन करते हैं तो हमें इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में उतारा जाता है। तो इस वजह से हम लोग का माइंड जो है काम करना बंद करता है कि क्या चल रहा है नया। तो चूंकि हम लोग जो है इंग्लिश को में जो प्रवेश करेंगे, हम लोग जो इंग्लिश में प्रवेश करेंगे तो डायरेक्ट इंग्लिश से प्रवेश नहीं करेंगे। पहले हम लोग का मेरा जो लैंग्वेज रहेगा एकदम यूपी और बिहार वाला लैंग्वेज रहेगा, मतलब हिंदी लैंग्वेज, एकदम हिंदी से हम लोग प्रवेश करेंगे कि हिंदी से किस तरीके से इंग्लिश सीखा जाए। मतलब कि लैंग्वेज जो है पूरा का पूरा हिंदी पैटर्न पर रहेगा। मतलब कि स्पेशल जो है बिहारी और यूपी, जो इन दोनों स्टेट वालों को जो प्रॉब्लम है उन सब का प्रॉब्लम मैं दूर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी एक बिहारी ही हूँ, तो बिहार और यूपी का जो प्रॉब्लम सबके साथ रहा है, मेरे साथ भी रहा है। हमने भी कई संस्थानों में इंग्लिश पढ़ी है, एक संस्थान में नहीं, मैंने भी कई संस्थानों में इंग्लिश की पढ़ाई की है। सारे जगह का प्रॉब्लम मेरा था, कहीं पर ग्रामर बढ़िया है तो वर्ड गायब है, कहीं का वर्ड बढ़िया है तो फिर कॉम्प्रिहेंशन गायब है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है कि ओवरऑल किस तरीके से पढ़ा जाए जिससे हमारा हर चीज़ पर कमांड हो। क्योंकि आज के डेट में कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा रहना चाहिए, राइटिंग स्किल भी अच्छा रहना चाहिए, ग्रामर भी अच्छा रहना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्किल भी अच्छा रहना चाहिए। तो ओवरऑल आखिर क्या पढ़ा जाए जिससे कि हर सेक्शन का हम लोग का मजबूत हो, हर सेक्शन को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि कुछ विद्यार्थियों से मैं ये बात बताना चाहता हूँ, कुछ विद्यार्थी क्लास जब ज्वाइन करते हैं तो वो सोचते हैं कि 100% टीचर के ऊपर छोड़ देते हैं कि सारा का सारा टीचर ही कर लेंगे, लेकिन नहीं। आचार्य चाणक्य ने आज से करीब बहुत साल पहले, 2500-3000 साल पहले ही उन्होंने बोल दिया था। हमने नहीं बोला है, आचार्य चाणक्य ने बोला है। उतने बड़े आचार्य जो थे, अर्थशास्त्री के जनक जिनको कहा जाता है, उन्होंने बोला था कि एक 25% रूल दिया था कि आप टीचर से मात्र 25% सीख सकते हैं। मतलब ये बोला जाता है कि जितने भी आपको सीखने हैं, मान लीजिए कि मैं इंग्लिश तक पढ़ाता हूँ तो आप केवल और केवल 25% ही मेरे माध्यम से सीख सकते हैं। तो आप बोलेगा कि क्या सर जो सिलेबस है उसका आप 25% बताइएगा, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई कि 25% मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं। मैं बताऊंगा 100% आपको, लेकिन आप मेरे माध्यम से जितना हम कर सकते हैं, जितना आप क्लास में अटेंड हो सकते हैं, उस माध्यम से, उस लिहाज से आप केवल और केवल 25% सीख सकते हैं। कोई भी टीचर आपको 25% से ज़्यादा नहीं सिखा सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर फिर 75% कैसे होगा, उसका भी हम बता रहे हैं कि क्या कंक्लूजन है। 25% जो है विद्यार्थी जो है टीचर से सीखता है, उसके बाद 25% जो है 25% जो होता है सिलेबस का 25% वो आप सेल्फ स्टडी सीखिएगा। सेल्फ स्टडी मीन्स क्या हो गया कि मान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया कुछ चीज़, मान लीजिए 10 पॉइंट मैंने पढ़ाया है, तो आपको जो है हो सकता है कि 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट याद रहता हो, समझ में से टोटल आएगा 10 में 10 पॉइंट आ गया, लेकिन आपको 3 पॉइंट ऐसा है जो आपके दिमाग में है। करीब करीब ऐसा ही सबके दिमाग में होगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो है कभी भी पूछेगा तो वही बता देगा। तो अगला जो 7 पॉइंट बच रहा है उसका कैसे क्लियर होगा। तो वो 7 पॉइंट में से कहने का मतलब ये होगा कि बाकी जो 25% बचा, 25% है वो आपका सेल्फ स्टडीज होगा। अब कोई विद्यार्थी होता है कि जो टीचर की बातों को माना, बस उतना ही तक रह गया। कोई विद्यार्थी हुआ कि टीचर ने जो पढ़ाया उसको घर पर जाकर देखा, जब घर पर जाकर देखा तो उसका 25% फिर से क्लियर हो गया। मतलब नेक्स्ट डे कोई लड़का सेल्फ स्टडी करके आया है तो उससे यदि पूछा जाए तो वो लड़का 10 में से 5 बताएगा और एक लड़का जो 10 में से 3 बताएगा। तो रीज़न क्या हो गया, रीज़न वही हो गया कि टीचर ने जो बताया एक लड़का घर पर पढ़ा और एक लड़का घर पर नहीं पढ़ सका। तो अब टीचर का योगदान तो आपके घर पर नहीं है, टीचर का सारा योगदान जो है वो आपके क्लास में है कि हमने आपको बता दिया। तो हमने आपको बता दिया, आपको सिखा दिया। अब घर पर आप कितनी मेहनत करते हैं। आप तो मेरे साथ एक घंटा जुड़ेंगे, आधा घंटा जुड़ेंगे, 10 मिनट जुड़ेंगे, 15 मिनट जुड़ेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप से जुड़ा रहना है, जो 23 घंटे आप जुड़ेगा मेरे अलावे।
तो उसमें आपको जानना है ना कि आप उस 23 घंटे का यूज़ कैसे करते हैं। तो 25% जो है सेल्फ स्टडी से सीख लिया लड़का, 25% टीचर के माध्यम से, 25% सेल्फ स्टडी से घर पर जाकर पढ़ा, बाकी 25% जो होता है वो आपका एनवायरनमेंट बताता है। एनवायरनमेंट मीन्स हो गया कि आप जो रह रहे हैं किस परिवेश में रह रहे हैं। मीन्स कि आपका यदि मित्र 5 गो है, यदि आप 5 मित्र को रखे हुए हैं और वो 5 मित्र पढ़ने वाला है, तो आप यदि क्लास में आते हैं तो वो 5 मित्र यदि पढ़ने वाला है तो 5 मित्र भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बताएगा कि हाँ मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, 10 पॉइंट में हो सकता है कि पहला 3 पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है किसी विद्यार्थी को पहला 3 पॉइंट बढ़िया तरीके से नहीं समझ में आया है, उसके बाद वाला 3 पॉइंट अच्छा तरीके से समझ में आया। कोई विद्यार्थी को ऐसा हुआ कि लास्ट 3 पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो जब आप तीनों मित्र, चारों मित्र एक जगह बैठेंगे और एक जगह डिस्कशन करेंगे तो इससे ये महसूस होगा कि कोई पॉइंट आप जो नहीं समझ सके थे वो आपका मित्र आपको समझा दिया, कोई पॉइंट वो नहीं समझ सका था वो आप उसको बता दिए। तो इसी को कहा जाता है इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट के कारण मतलब कि 25% जो होगा, 25% जो हो गया वो आप इन्वायरमेंट सीखें, मतलब 25% टीचर, 25% सेल्फ स्टडी, 25% एनवायरनमेंट। बाकी जो है जब आप ये 25% सीख जाएंगे, मतलब टोटल 75% सीख जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस आ जाएगा, अनुभव जिसको कहते हैं। तो 25% इंसान अपने अनुभव से सीखता है, चारों तरफ का एनवायरनमेंट सब कुछ देख दाख कर जो माहौल है। तो एक्सपीरियंस नाम का भी एक चीज़ होता है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं, आप सुने होंगे कि कोई इंसान ऐसा है जो तुक्का मारकर आ गया एग्जाम में, 10 क्वेश्चन में तुक्का मारकर आ गया, 10 में से वो 6 सही कर देता है। उसका रीज़न क्या है? तो वो 10 में से 6 तुक्का मारकर सही करने वाला भी वही विद्यार्थी होता है जो पढ़ने वाला होता है। मीन्स क्या है कि यदि आप पढ़ने में लगनशील हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपका तुक्का भी सही होगा। मीन्स कि बहुत सारा विद्यार्थी ऐसा जो कि कटअप से पार नहीं कर सकता है, तो वो लास्ट में क्या करता है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तुक्का मारकर चला आता है और वो तुक्का में भी सही कर देता है। क्यों? उसके पास एक्सपीरियंस होता है, इतना एक्सपीरियंस होता है कि जब उसके सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो 4 ऑप्शन में से कंक्लूजन कर कर वो एक कंक्लूजन निकाल लेता है कि नहीं यही सही होगा, और यही सही होगा। उसका प्रोबेबिलिटी जो है 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन वो सही कर देता है। तो ये 25% रूल आप लोग समझ गए होंगे। इंग्लिश के बारे में आपको बता ही दिए हैं कि इंग्लिश का इतिहास क्यों रहा है, इंग्लिश से कम्युनिकेशन लैंग्वेज रहा है, इंग्लिश सभी जगह प्रचलित हो चुका है। और इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश कोई ज़्यादा पुराना भाषा है नहीं, वो लगभग 1000 साल का ग्रीक और लैटिन भाषा से मिलकर बना है। इंग्लिश के बारे में तो बोला ही जाता है, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। मीन्स मैं आपको ये सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूँ, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश जो है, इंग्लिश सभी भाषाओं का मिश्रण है, मतलब इसमें दुनिया का सारा भाषा जो है मिलाया गया, मतलब बहुत सारा भाषा इसमें इंक्लूड किया गया है, तब जाके इंग्लिश मिला जाएगा। बहुत सारा आपको ऐसा फील होता होगा कि या तो हिंदी से इंग्लिश गया है या इंग्लिश से हिंदी गया है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं एक शब्द होता है मातृ, मातृ से ही बनता है मदर। हमारा संस्कृत का जो होता है स्वस्त्री, स्वस्त्री से सिस्टर बनता है, पितृ से ही फादर बन जाता है। आप सुनिएगा अंग्रेज लोग जो होता है वो त नहीं बोलता है, ट बोलता है। तो जैसे हम लोग ज्यामिति बोलेंगे तो वो लोग बोलेगा ज्योमेट्री, सेम टू सेम सुनने में लग रहा है। इसी तरह से हम लोग यदि त्रिकोणमिति बोलते हैं तो वो लोग बोलता है ट्रिगोनोमेट्री, तो हम लोग त बोलते हैं, वो लोग ट बोलता है। तो इसका रीज़न ये होगा कि बहुत सारा लैंग्वेज आपको ऐसा होगा कि हिंदी से भी इंग्लिश में गया हो। तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा आपको कि कौन सा शब्द कहाँ से गया है, क्यों, और ये जानकर जरूरी भी नहीं है, ये जानना जरूरी भी नहीं कंपटीशन वालों को कि कौन सा शब्द, क्योंकि हम लोग तो PhD कर नहीं रहे हैं, हम लोग को कंपटीशन पढ़ना है। अब आप देख सकते हैं एक शब्द आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे लूट, LOOT, लूट। हिंदी भी वही होता है लूट, इंग्लिश भी वही होता है लूट। लूट मीन्स होता है लूटना। तो अब हम लोग हिंदी में भी लूट प्रयोग करते हैं, अंग्रेज लोग भी लूट प्रयोग करता है। इसका मतलब कुछ मामला ये है कि हिंदी से ही इंग्लिश में गया है या इंग्लिश से हिंदी में आया है। तो हम लोग का जो है ये बताना चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग का भाषा भी इंग्लिश के में जाकर इंक्लूड हुआ है, मतलब हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, बहुत सारा भाषा जो है इंग्लिश में जाकर इंक्लूड हुआ है। आप एक और वर्ड हम देख सकते हैं, यहाँ पर पता नहीं चल रहा हो, यहाँ पर मैं देखता हूँ
इसको हम लोग डेकॉइट पढ़ते हैं इंग्लिश में, डेकॉइट। अब सीधा सा मैं बताना चाहूँगा कि इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, डकैत। तो इसका मतलब कि अंग्रेज लोग डेकॉइट बोलेगा, हम लोग डकैत बोलेंगे, सीधा सा बात है। तो बहुत सारा शब्द ऐसा है जो कि इंग्लिश में गया है जो दूसरे लैंग्वेज का गया है, तो इसलिए बोला जाता है इंग्लिश को इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। तो आज तो मैं क्लास नहीं लेने वाला हूँ, मतलब कि आपको एक मनोरंजन से भरपूर क्लास, मतलब एक ऐसा क्लास चलेगा कि आपको फील ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा फील होगा कि इंग्लिश कोई बड़ा सब्जेक्ट था ही नहीं, इंग्लिश कोई बड़ा लैंग्वेज है ही नहीं, या इंग्लिश कोई बड़ा बोझ है ही नहीं। इंग्लिश एक सरल विषय है और मैं इस तरीके से बताऊंगा कि जिस तरीके से आपको ऐसा फील होगा कि आज तक जो इंग्लिश आप पढ़ रहे थे, आपको जैसा लग रहा था कि इंग्लिश से जितना बड़ा डर कि इंग्लिश देखकर ही कुछ लोगों को डर लगता है, उसको बोला जाता है एंग्लोफोबिया। अंग्रेजी या अंग्रेजी वस्तुओं से डर, एंग्लोफोबिया। तो बहुत सारा इंसान को एंग्लोफोबिया, इंग्लिश का नाम सुनकर ही डर लगता है। और वैसी कोई बात नहीं, इंग्लिश से इजी लैंग्वेज कुछ नहीं है, इंग्लिश से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। कंपटीशन में 4 यदि पिलर हैं, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश यदि आपको आ रहा है तो मात्र 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट में। जिस तरह से रीजनिंग आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह का जीके सॉल्व कर सकते हैं, तो जीके के बाद यदि कोई कम टाइम लेने वाला यदि कोई सेक्शन है तो वो एक इंग्लिश ही है। यदि आपको इंग्लिश आ रहा है तो इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र 10 से 15 मिनट में आप चले आइएगा बनाकर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं जल्द से जल्द बोलना चाहता हूँ, अपने सभी भाइयों बहनों से बोलना चाहता हूँ, सभी मित्रों से बोलना चाहता हूँ, सभी एस्पायरेंट्स जो कि एसएससी बैंकिंग क्षेत्र में आए हुए हैं या फिर डिफेंस लाइन में हैं। मैं तो इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो मैं ये नहीं कि किसी एक सेक्शन का, क्योंकि कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, या तो एसएससी हो या बैंकिंग हो या कोई डिफेंस लाइन, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, ये सब हो गया, या सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, किसी का इंग्लिश जो है कोई बोलेगा कि इसका अलग इंग्लिश अलग कभी नहीं होता है। इंग्लिश की थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे भले होती है, अलग नहीं होती है। मीन्स यदि मैं आपको 500 सिनोनिम्स पढ़ा रहा हूँ तो इसका कोई गारंटी नहीं कि वो 500 सिनोनिम्स एमटीएस में पूछेगा या एलडीसी में पूछेगा, डाटा एंट्री में पूछेगा, स्टेनोग्राफर में पूछेगा, सीपीओ में पूछेगा, बैंकिंग में पूछेगा। हो सकता है कि एक ही सिनोनिम्स एमटीएस में पूछ दे, डाटा एंट्री में पूछ दे, सीजीएल में पूछ सकता है, या फिर स्टेनोग्राफर में पूछ सकता है, एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स, किसी में पूछ सकता है। मैं तो ऐसा देखा हूँ सिनोनिम्स कि बहुत सारा ऐसा सिनोनिम्स आपको मिलेगा कि 3-4 एग्जाम में पूछे हुए, एसएससी में पूछे हुए हैं, बैंकिंग में पूछे हुए हैं, एसएससी का चाहे वो एमटीएस हो या डाटा एंट्री हो या फिर सीजीएल हो, सब में पूछे हुए हैं एक ही सिनोनिम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लेवल आता है। अब बात रही देखिए पैसेज की, एयरफोर्स में भी पैसेज पूछता है, एयरफोर्स में पैसेज पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, एमटीएस में भी पूछा जाता है, मतलब हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अब बोलिएगा कि पैसेज के लिए क्या कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि पैसेज तो सब में पूछा जा रहा है, लेकिन पैसेज का थोड़ा सा जो लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता है। मीन्स एक पैसेज देगा, उसमें से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपको बनाने के लिए। अब सेम पैसेज रहेगा लेकिन लेवल ऊपर नीचे रहेगा। अब एमटीएस का है तो 10th लेवल का एग्जाम है, थोड़ा सा इजी पैसेज देगा कि जो कि आप समझ सकते हैं। डाटा एंट्री का आएगा, थोड़ा सा टफ करेगा, सीजीएल का और टफ करता है, बैंकिंग का टफ करता है, बैंकिंग का हो सकता है ऐसा टफ कर दे, इकोनॉमिक्स पर कोई चीज़ दे दे, कोई पैसेज उससे 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि चीज़ तो एक ही है, एक पैसेज के लिए भी आपको रीडिंग एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा, चाहे वो एमटीएस का पैसेज बनाइए या किसी भी चीज़ का पैसेज बनाइए। रीडिंग एबिलिटी जो है मतलब पढ़ने का जो तरीका है जिससे कि आप पढ़ सकते हैं स्पीड में, इंग्लिश को स्पीड में आप पढ़ सकते हैं, तो वो एबिलिटी डेवलप आपको करना पड़ेगा। चाहे वो एमटीएस का एग्जाम में बैठिए, चाहे आप CHSL का एग्जाम में बैठिए, या स्टेनोग्राफर या फिर किसी भी एग्जाम में बैठिए, तो पैसे जब सब में पूछ रहा है तो रीडिंग एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। जब रीडिंग एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा तो एक में रीडिंग एबिलिटी डेवलप कीजिए तो सबका एक ही कॉमन है, कॉमन रीडिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगा। अब सिनोनिम्स सब में पूछा जा रहा है तो एक के लिए थोड़े सिनोनिम्स अलग होगा। तो मीन्स कि कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आप करीब 1,500 के करीब सिनोनिम्स आप
आपके दिमाग में है तो 1500 वही 1500 सिनोनिम्स से सब पूछा जाएगा। चाहे वो आप बैंकिंग सेक्शन में जाइए, चाहे एसएससी सेक्शन में जाइए, चाहे आप कैट में चले जाइए, मतलब किसी भी फील्ड में आप बैठिए, कोई पर्सनल एग्जाम का मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ। ऐसे तो मेरा फोकस स्पेशली ज़्यादा एसएससी पर रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो 0 लेवल से पढ़ाकर लास्ट लेवल तक पढ़ा देता हूँ इंग्लिश, 0 से लेकर 100 लेवल तक। अब आपको उसमें जानना है कि आपको कहाँ तक है कवर करना है, क्योंकि इंग्लिश किसी चीज़ का लिमिट नहीं होता है। तो आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी क्लास है, आप लोग जल्द से जल्द हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है जुड़ने का प्रयास करें। मैं तो ऐसा वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश का जिससे आपको लगेगा कि इंग्लिश एकदम सरल होगा, सरल मोड में मैं लाना चाहता हूँ। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।